दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रिचर्ड एब्राइट ने काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट रैंक पाया था। किस लिए पाया था ये जानना है तो पार्ट 2 देखो। अब भैया फर्स्ट रैंक पाया है, कोई कम दम रैंक थोड़े ना है। इसके लिए इसको एक बड़ा सा प्राइज मिला। क्या प्राइज मिला भैया? इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इसको एंट्री मिल गया। जैसे काउंटी साइंस फेयर था ना, वैसा ही ये भी फेयर था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का फेयर था। तो इसमें भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जूलॉजी में थर्ड रैंक पाया। जूलॉजी में थर्ड रैंक पाया है भैया, कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। इसीलिए इनको गर्मी की छुट्टी में एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखो, अगर तुम कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो और घर में कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो घर में नहीं मिलेंगे लेकिन उस लेबोरेटरी में मिलेंगे। तो वही फायदा हुआ इसको। उस लेबोरेटरी का नाम था वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ये एक इंटोमोलॉजी लेबोरेटरी था, मतलब ऐसा लेबोरेटरी था जिसमें कीड़ा मकोड़ा के बारे में पढ़ाई किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। ये रहे, इसमें बहुत सारे रिसर्च किए। अब 11th ग्रेड में जब आए, 11th क्लास में, तो ये मोनार्क प्यूपा के बारे में एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट करे, हाई लेवल एक्सपेरिमेंट करे, और इसके लिए इनको फर्स्ट रैंक मिला। किसमें? अब काउंटी साइंस फेयर नहीं, अब इंटरनेशनल फेयर में ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब जितना भी रिजल्ट बताएंगे ना, सब इंटरनेशनल फेयर का रिजल्ट रहेगा, ठीक है भैया? पिछले बार जूलॉजी में थर्ड लाए थे तो ये आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला था। अब तो फर्स्ट लाए हैं तो कैसे मौका नहीं मिलेगा? फिर मिला समर वेकेशन में आर्मी लेबोरेटरी में तुम काम कर सकते हो। अब मौका को कैसे गंवा सकते हैं? गए, इसमें काम किए और कुछ एक्सपेरिमेंट सब किए। अब 12th में आ चुके थे। 12th में और क्या एक्सपेरिमेंट किए? 11th में जो किए थे ना, उससे एक स्टेप आगे बढ़ के और एक एक्सपेरिमेंट किया। ये क्या किए यार? इस बार तो मोनार्क बटरफ्लाई का पंख का सेल से मोनार्क बटरफ्लाई का पंख बना डाले। देखो, ये मोनार्क बटरफ्लाई का पंख का एक सेल ले लिए और फिर उस सेल को वो 12 टीनी डॉट चढ़ता है ना प्यूपा में, तो वो 12 टीनी डॉट्स का हार्मोन देते थे। भैया ये सब चीज ना रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में होता था। मतलब जैसे कि नॉर्मल खुला स्थान में तुम आंगन में बैठ के ये सब करोगे तो ये सब नहीं होगा। सब रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में होता है, टेम्परेचर सबका ध्यान रखा जाता है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। जब ये उस पंख के सेल में हार्मोन देने लगे तो देखे कि ये सेल तो डिवाइड करने लग रहा है। भैया वो सेल धीरे धीरे बढ़ते गए और बढ़ के बटरफ्लाई का एगो पंख बन गया। नॉर्मल बटरफ्लाई का जो पंख होता है ना, नेट टू नेट वैसा एगो पंख बन गया। दोस्त इस बार तो एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव कर दिए कि 12 टीनी डॉट से जो हार्मोन निकलता है ना, वो बटरफ्लाई का फुल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इस बार वो जूलॉजी में फर्स्ट रैंक लाए। यह भी इंटरनेशनल फेयर का रिजल्ट है ना। उनको फिर एक बार आर्मी लेबोरेटरी में जा करके वर्क करने का अवसर मिला। भैया जब से इंटरनेशनल फेयर में एंट्री लिए हैं तब से तो इस आर्मी लेबोरेटरी में जाने का बहुत मौका मिल रहा है इनको। इस बार इनको और एक जगह जाने का मौका मिला। कहाँ पर जाने का मौका मिला? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ जा करके रिसर्च करने का मौका मिल गया। 12 के बाद ये फ्रेशमेंट ईयर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके थे। अब ये वापस से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आ गए और इस हार्मोन में फिर वर्क करने लगे। ये इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर जानना चाहते थे, इसलिए ये अलग अलग प्रकार की एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से इसको देखने लगे। यार इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है भैया? केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है? 1.5 साल लगातार धुआंधार मेहनत करने के बाद फाइनली इनको पता चल गया कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब ये इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे फोटो देख रहे थे, देख के समझे और एक बहुत ही बड़ा नया थ्योरी डेवलप कर डाली। यह थ्योरी सेल लाइफ का थ्योरी था। इसी थ्योरी के बारे में हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। जब ये थ्योरी को डेवलप किए तो ये वैसा शौक नहीं हुए, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है। इंसेक्ट हार्मोन के बारे में रिसर्च करते करते ये बायोलॉजी का एक अनसुलझा पहेली को सुलझा दिए। बहुत सारे साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए में जीन होता है। बायोलॉजी में मैं ज़्यादा ही घुस गया, डीएनए तक ही मुझे यहाँ सीमित रहना चाहिए था। ये जीन होता है ना, ये तय करता है कि तुम्हारा शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे एग्जाम्पल में तुम्हारा नाक को ही ले लेते हैं। देखो, तुम्हारा फेस का सबसे उठा हुआ भाग नाक ही है, तो जीन बोलता है कि नाक को इतना उठाना है, तो सेल ऐसा उठ जाता है और नाक बन जाता है। साइंटिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीन का बात को ये सेल सब कैसे समझ जाता है रे। लेकिन ये रिचर्ड एब्राइट का एक्सपेरिमेंट इसको समझा दिया कि ऐसा ऐसा होता है। देखो, एक्चुअली रिचर्ड एब्राइट का रिसर्च का यही परिणाम था कि सेल जो है वो डीएनए का ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानता है। रिचर्ड एब्राइट और उसके कॉलेज का दोस्त रात भर काम कर रहे थे। काहे काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे? देखो भैया, एब्राइट ने तो एक थ्योरी डेवलप कर दिया। अब यार ये थ्योरी सब कोई को थोड़ा ना पचता है
थोड़े ना कोई यकीन करेगा कि ऐसा ऐसा होता है रे, हम बोलेंगे तो कोई थोड़े ना यकीन करेगा। उसको समझाना होगा, तो उसको समझाने के लिए बहुत सारे पिक्चर्स, मॉलिक्यूल सब का प्लास्टिक मॉडल सब बना रहे थे, ताकि लोग को आराम से समझ में आ सके और उसका थ्योरी पे लोग बिलीव कर सके। ये लोग सब चीज़ बना लिए, उसके बाद एक साफ कागज में अपना थ्योरी को एक्सप्लेन किया। जब सबको रिचार्ड के इस अचीवमेंट के बारे में पता चला, तो जो रिचार्ड के बारे में जानते थे वो शौक नहीं हुए, क्योंकि यार वे लोग सोच रहे थे कि भैया ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है। उस समय उस यूनिवर्सिटी में टोटल 1510 स्टूडेंट पढ़ते थे, उसमें से सेकंड नंबर लाने वाला स्टूडेंट है, तो वो ये सब काम करे तो इस पे तो आदमी लोग सरप्राइज तो नहीं होगा। रिचर्ड ये थ्योरी को डेवलप करने के बाद इसका एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करने लगे। अगर एक बार ये थ्योरी एक्सपेरिमेंटली पूरा प्रूव हो गया ना, तब भैया ये कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हेल्प कर सकता है, और साथ में लाइफ प्रोसेसेस को समझने के लिए बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। देखो यार, रिचर्ड इब्राइट ने इतना बड़ा थ्योरी डेवलप कर डाला। कैसे डेवलप कर डाला? सिर्फ और सिर्फ अपने क्यूरियोसिटी के चलते, जानने की इच्छा के चलते। मोनार्क प्यूपा में वो 12 टीनी डॉट्स क्यों होते हैं, बस इसी को जानने की इच्छा ने उतना बड़ा थ्योरी डेवलप कर डाला। कीड़े मकोड़े से वो साइंस में घुसे और फिर इतना बड़ा थ्योरी डेवलप कर डाला। अब हम लोग जानेंगे कि रिचर्ड इब्राइट सिर्फ रिसर्च करते थे कि और भी काम करते थे। भैया वो बहुत बड़े डिबेटर थे और पब्लिक स्पीकर भी थे और बहुत अच्छा कैनोइस्ट भी थे। उनका तो बात ही मत करो यार, ऑलराउंडर आदमी थे। वो बहुत अच्छा फोटोग्राफी भी करते थे। अधिकतर वो नेचर का फोटोग्राफ और साइंटिफिक चीज का फोटोग्राफ लेना ज़्यादा पसंद करते थे। वे हाई स्कूल में ए ग्रेड स्टूडेंट थे, एकदम ए, मतलब फर्स्ट लाते थे हमेशा। स्कूल का सिलेबस बहुत आसान था, इसलिए वो इधर उधर भी दिमाग लगाते थे। डिबेट उबेट भी बहुत अच्छे करते थे। वो एक आदमी को बहुत पसंद करते थे, वो आदमी था रिचर्ड ए वियरर। भैया ये तो रिचर्ड इब्राइट जैसा नाम है। हाँ, ये उसके सोशल साइंस के टीचर थे। रिचर्ड इब्राइट बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट आदमी थे, ये मेरे दिमाग को खोल दिए थे। रिचर्ड ए वियरर इब्राइट के बारे में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अगर दूसरे दिन कुछ काम है, मान लो डिबेट करना है, तो जो नॉर्मल काम करते थे जैसे कि बटरफ्लाई के बारे में रिसर्च करना हुआ, ये सब तो करते ही थे, साथ में 3-4 घंटा रात को उस डिबेट के बारे में रिसर्च करते थे। भैया वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, वो कंपटीशन करना चाहते थे, कोई बैड वे में नहीं, ऐसा नहीं कि उसको प्राइज मिले, नहीं नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ 100% मुझे मिलना चाहिए, इस मनसा से वो काम करते थे। लास्ट में चैप्टर में बोला गया है कि किसी भी आदमी को साइंटिस्ट बनाने के लिए कुछ मर मसाला का जरूरत होता है। सबसे पहला बहुत तेज दिमाग, दूसरा क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, तीसरा कंपटीशन में जीतने की इच्छा, कोई गलत कारण के चलते नहीं, सही कारण के चलते। देख रहे हो, रिचर्ड इब्राइट का लाइफ द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 1 से शुरू होता है और वहां तक जाता है जहां तक दुनिया ने सोचा नहीं था। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।